गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जो डेली हम 5 क्वेश्चन विजन के डिस्कस करते हैं. लेट डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट लेट डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. यूएनसीसीडी की बात कर रहे हैं. सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जो मुझे नॉलेज है फिलहाल उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दे रही हूँ. यूएनसीसीडी जब 1992 में ब्राज़ील के अंदर रियो डी जेनेरियो के अंदर अर्थ समिट हो रही थी, वैसे उसी कन्वेंशन को उस दिन के समिट को ही रियो डी जेनेरियो या फिर अर्थ समिट कहा जाता है. तो ये 1992 में हो रही थी. इसमें 4 बेसिक प्रिंसिपल थे. एक तो हमारा यूएनसीसीडी, सीबीडी, यूएनएफसीसीसी एंड फॉरेस्ट प्रिंसिपल हमारे सामने आए थे. 4 ऐसी कन्वेंशन या फिर 4 प्रिंसिपल थे जिसके बेसिस पे डिफरेंट बॉडी बनाई गई, डिफरेंट फंड्स बनाए गए. ऑन द बेसिस फर्दर डेवलपमेंट होती रही एंड हर 10 साल के बाद इसको रिव्यू करने का एक मौका मिला. एंड ये याद रखना 1992 में सबसे पहले इसको बनाया गया था या फिर हमारे सामने आया था. इसको इंतशाद किया गया, फॉर्मुलेट किया गया था. नंबर सेकेंड थिंग जो हमारी कॉप आई थिंक 13 है, कॉप 13 नहीं, कॉप 14 इसकी न्यू दिल्ली में हुई थी. गांधीनगर डिक्लेरेशन इज़ रिलेटेड टू यूएनसीसीडी इटसेल्फ, जिसमें डेजर्टिफिकेशन को कम करने की कोशिश की जाती है बाय द मेंबर कंट्री. ओके, लेट डिस्कस द फर्स्ट स्टेटमेंट. ये फॉर्म की गई थी रिकमेंडेशन ऑफ द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. इज इट. नंबर सेकंड, इसका सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है. किससे रिलेटेड? एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल एंड लैंड मैनेजमेंट. नंबर थर्ड, ये एस्टेब्लिश की गई है ग्लोबल मैकेनिज्म से ताकि असिस्ट किया जा सके कंट्रीज़ को और उनको मोबिलाइज किया जा सके फाइनेंशियल रिसोर्स, ताकि वो अच्छी तरीके से लैंड डिग्रेडेशन जो है उनको टैकल कर पाए. तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है. अगर आपको एक भी आंसर पता, एक भी स्टेटमेंट अगर आपको लगता होगा तो आप इसका आंसर निकाल पाएंगे. 50-50 तो निकाल पाएंगे. अगर सेकंड इकोनॉमी से रिलेटेड है. डिस्पाइट बिंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी. देखो ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेंथ में कि हमारे यहाँ पे हाई सेविंग है लेकिन इन्वेस्टमेंट कम है, राइट. तो डिस्पाइट हैविंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी हमारी कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ट्रेड ड्यू टू. मतलब देखो सेविंग भी ज़्यादा है, सेविंग ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शनली ज़्यादा होने चाहिए, बट लेकिन हमारे यहाँ पे आउटपुट बहुत कम रह जाता है. तो रीज़न क्या है? नंबर फर्स्ट, क्या हमारा यहाँ पे वीक एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी है? इज़ इट. क्या यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन द स्कीम इज़ थोड़ा कम होती है, अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है. नंबर सेकंड, इलिटरेसी. क्या यहाँ पे जो पीपल है वो अवेयर नहीं है, इलिटरेट है. इलिटरेट एंड एजुकेशन में ये फ़र्क होता है. इलिटरेसी इज रिलेटेड टू द फील्ड दैट यू आर वांटेड टू बी गोइंग टू. फॉर एग्जांपल डॉक्टर फील्ड है, उसको आप इलिटरेट कह सकते हैं. एजुकेशन का मतलब ये होता है आपको होलिस्टिक नॉलेज हो, आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि ऐसे जो आप पढ़ रहे हैं उसका आप मीनिंगफुल अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें, उसकी नॉलेज हो एंड इसके आप कुछ एक्शन करें तो आप में सही और गलत फैसले लेने की एबिलिटी. नंबर थर्ड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी. इस वजह से जो क्या हमारा यहाँ पे सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं हो पाती है. नंबर फोर्थ है यहाँ पे हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो. मतलब क्या कि आपको हाई कैपिटल लगानी पड़ती है टू गेट सम इनपुट एज कम्पेयर टू अदर कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द हिस्ट्री. महात्मा गांधी से रिलेट की गई है. 1869 में उनका जन्म हुआ था और इस साल हम उसकी 150th एनिवर्सरी बना रहे हैं. कब मना रहे होंगे? 2019 में. ये पूरा का पूरा साल 2019 से लेकर 2020 तक का साल हमने पूरा साल मनाया है गांधी जयंती के. तो आपको बताना है उनमें से कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है जो उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था. फर्स्ट इज़ यंग इंडियन, नंबर सेकंड इज़ न्यू इंडियन, नंबर थर्ड इज़ इंडियन ओपिनियन. और जो गांधी जी के द्वारा जो सबसे पहले मास स्ट्रगल किया गया था तो आप ये पहले चंपारण है 1971 में. नेक्स्ट है अहमदाबाद 1918 में. 1919 में हमारा खेड़ा सत्याग्रह हुआ था एंड जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो गए थे. बाद में होम लोग मूवमेंट की उन्हें वो एक कमेटी में मेंबर बनाया गया था. एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स जैसे हमारा 1930s कम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. 1920s के टाइम और 1924 में टेम्पल एंट्री मूवमेंट एंड जस्टिस पार्टी जो साउथ में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, गांधी जी ने वहाँ पे भी विज़िट किया था. मोलफायर रेबेलियन वहाँ पे भी गांधी जी ने विज़िट किया था एंड पूरा सपोर्ट देने की कोशिश की थी. और याद रखना का शायद हमने कल ही डिस्कस किए हैं, जो चंपारण सत्याग्रह था उसकी वजह से क्या हुआ कि जो नेशनल पीजेंट था वो नेशनल मूवमेंट में हमारे सामने पार्टिसिपेट हुआ. मतलब उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया पीजेंट्स. अदरवाइज तो इवन देखो 75 से लेकर 90% हमारी पॉपुलेशन अगर पीजेंट है, अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करती है तो कहीं ना कहीं पूरा मास जन आंदोलन थोड़ा वीक पड़ जाता है. लेकिन अगर पीजेंट क्लास, टीनेंट्स क्लास, टीलर क्लास अगर पार्टिसिपेट करती है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिसको एक एगमेंटेशन या फिर सप्लीमेंटेशन मिलता है कि किसी भी जन आंदोलन को खड़ा करने में और उसको सक्सेस में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द विद रेफरेंस टू रामानुजन. ओके, रामानुजन एक सेंट थे. उन्होंने
रामानुजन, चल ठीक है हम देखते हैं। मैं एक भक्ति सेंट है, कंसिडर करना उनके रिगार्डिंग फॉलोइंग, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। एनीवे, ही प्रीच दैट फॉर सेलिब्रेशन द ग्रेस ऑफ गॉड वाज इंपॉर्टेंट देन द नॉलेज अबाउट हिम। मतलब क्या है कि एक डिवोशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग गॉड, ज़्यादा देन कि आपको कितना जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कृष्णा के भक्त हैं तो कृष्णा के बारे में जानना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रैदर कि आप उनके भक्ति में लीन हो जाए। आई थिंक यू गेट नॉलेज, उनको आपको मज़ा आने लगे, या रैदर देन कि आपको उनके बारे में सुनना अच्छा लगे। बट ये नहीं कि क्यों, कैसे हुआ, क्या ज़रूरी था, वो दूसरा ऑप्शन भी उनके पास हो सकता था। मतलब ऐसा कोई सोशल नॉर्म्स के हिसाब से आप उनको जज ना करें उस टाइम के कि सही था या गलत था। सेकेंड स्टेटमेंट बोला गया, ही ट्राइड टू लिंक भक्ति विद द ट्रेडिशन ऑफ वेदास। क्या उन्होंने ऐसा किया है कि जो भक्ति है उन्होंने ट्रेडिशन जो हमारे वेदास में जो स्क्रिप्चर लिखे गए हैं, वेदास में कोई अच्छी बात लिखी गई है, जैसे हमारे 4 वेदास हैं, मैं दिखाती है अगर आपको, मेरे पास नेट होता तो वेदा किस हिसाब से लिखे गए हैं। इवन अगर लूसेंट में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है वेदास के कंसेप्ट को, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पीसीएस में, तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। एनीवे, लेट डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा और कल का भी लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। ओके, साइक्लोन के बारे में, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया फॉर्म्ड अलोंग द पोलर फ्रंट। क्या ये सही है? नंबर सेकंड, ये ओरिजिनेट होते हैं और बोथ लैंड एंड सी। क्या ये ओरिजिनेट फ्रॉम लैंड एंड सी? तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की हम बात कर रहे थे। नंबर फर्स्ट कि ये जो है रिकमेंडेशन ऑफ द वर्ल्ड कमेटी के बाद सामने आया था। नंबर सेकंड, ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट से, ताकि सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट किया जा सके। नंबर थर्ड, ये एस्टैब्लिश किया गया है ग्लोबल मैकेनिज्म ताकि असिस्ट किया जा सके, मोबिलाइजेशन किया जा सके फाइनेंशियल रिसोर्स ताकि डेवलप किया जाए। तो आंसर यहाँ पे सही, थर्ड सही है। बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, वाई इज इट रॉन्ग? बिकॉज जो आइडिया एस्टैब्लिशन कन्वेंशन टू फाइट डेजर्टिफिकेशन ओरिजिन जो इसका माना जाता है एजेंडा 21 में ही दे रखा है, क्योंकि देखो लैंड डेजर्टिफिकेशन या फिर लैंड पे ही कोई कम्युनिटी रहती है, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं रहा तो शायद हम अच्छी तरीके से लैंड को डिग्रेड होने से नहीं बचा पाएंगे। एंड इज नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान था यूनाइटेड नेशन का विद रिगार्ड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अ प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ, और ये प्रोडक्ट था हमारे अर्थ समिट का। ओके, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन डिक्लेयर किया गया था 1994 में, वाज एस्टैब्लिश, लेकिन इसकी जो रूपरेखा है 1992 में ही तैयार कर दी गई थी। इट इज़ द सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो लिंक करता है हमारे इन्वायरमेंट को लैंड के साथ। एंड जब तक कि हम लैंड को अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल है हम कि इन्वायरमेंट को बचा पाएँ, क्योंकि देखो लैंड डिग्रेडेशन का रीज़न क्या है। अगर हम बात करें हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के, अगर कोई वाइल्ड लाइफ का होता है तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल एरिया? तो नंबर फर्स्ट रीज़न कैन बी द कि हम अच्छी तरीके से प्रोडक्टिविटी हमारी अच्छी नहीं है इन एग्रीकल्चर फील्ड, और एग्रीकल्चर की फील्ड को बढ़ाने के लिए अगर हम उसी जो गिवन लैंड है उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं, देयर इज़ नो नीड टू कट द ट्रीज, तो हमारा इन्वायरमेंट बचेगा। तो इस तरीके से लिंक है हमारा इन्वायरमेंट विद द लैंड। जो कन्वेंशन एड्रेस करते हैं स्पेसिफिकली द एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब, मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी डेजर्ट है, फॉर एग्जांपल सैंडी डेजर्ट है एंड गिब्सन डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया है एंड सोमावन डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका है, तो वी कैन नॉट से दैट कि ये जो डेजर्ट है हम इसको जो है एक प्लांटेशन या फिर फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दें, ऐसा नहीं है। जो ऑलरेडी डिजर्टिफिकेशन फिलहाल हो रहा है उस रेट को स्टॉप करना है, हो सके तो ज़ीरो करें, नहीं हो सके तो जो ऑलरेडी हो चुका है उसको रिस्टोर करें। अगर रिस्टोर नहीं कर सकते तो आने वाला जो डेजर्टिफिकेशन होना हो सकता है, अगर हमने कुछ ध्यान ना दिया तो उस ध्यान को हमें लगाने की ज़रूरत है ताकि आगे डेजर्टिफिकेशन ना हो पाए। डेट इज़ द मेन थिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। द कन्वेंशन एड्रेस स्पेसिफिकली द एरिड, ओके मैं बता ही चुकी हूँ, वेयर सम ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल इकोसिस्टम एंड पीपल कैन बी फाउंड। थर्ड इज करेक्ट बिकॉज जो ग्लोबल मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया गया था अंडर एजेंडा 21 ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू डेजर्टिफिकेशन, टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ताकि असिस्ट किया जा सके कंट्री को ताकि मिटिगेट एंड मोबिलाइज द फाइनेंशियल रिसोर्स टू इम्प्लीमेंट दिस कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपने क्या सीखा इसमें UNCCD का? देखो होल जो ये सब चीज़ें स्टेटमेंट दे रखी है UNCCD से ज़्यादा एजेंडा 21 पे ज़्यादा एप्लीकेबल है, और एजेंडा अगर हम बात करें कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की स्पेशली तो सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही होती है, क्योंकि इस्टेब्लिश किया गया है ग्लोबल मैकेनिज्म ताकि असिस्ट किया जा सके। तो ये वैसे है तो एजेंडा 21 में ही इसको लिंक किया गया है, बट ये पार्ट है CBBD का। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, हाई सेविंग की हमने बात की थी, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो हमारी कंट्री में इस वजह से हम मेटलाइज नहीं कर पाते हैं वट एवर वी आर इकोनॉमिकली, अगर हम जो सेव करते हैं तो। एनीवे, कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, तो हम जो रियल कैपिटल है, जो मशीनरी है अपनी कंट्री में वो इन्हांस करें। इन अदर वर्ड कैपिटल फॉर्मेशन इन्वॉल्व करता है मेकिंग कैपिटल गुड सच एज मशीन, टूल, फैक्ट्री, जो मतलब इंटरमीडिएटरी का काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने लिए अपने पीने के जूस के लिए अगर जूस मशीन लेकर आते हैं, मिक्सी या जिसको ऐसा मिक्सर बोलते हैं,
अगर वो लेकर आते हैं, तो अगर आप अपने खुद के लिए लेंगे तो वो एंड गुड है। लेकिन अगर मैं उसी से एक दुकान खोल लूँ एंड वो इंटरमीडिएटरी का काम करेगा, तो बेसिकली जो कैपिटल गुड है, बेसिकली मोर, हर बार नहीं लेकिन ये इंटरमीडिएटरी का काम ज़्यादा करते हैं। लेट नोट द फाइनल प्रोडक्ट इटसेल्फ। यस, एक कंपनी के लिए जो मिक्सी बनाती है तो उसके लिए हो सकता है कि वो एक एंड प्रोडक्ट हो, बट द यूज़ उसको किसी भी तरीके से करता है, वो अपने एंड प्रोडक्ट के लिए भी यूज़ कर सकता है या फिर शॉप के लिए एज इंटरमीडिएट काम कर सकता है। इट इज़ अबाउट द परसेप्शन, नोट द सिंगल वाटर टाइट कंपार्टमेंट ऑफ द थिंग्स। फॉर मेकिंग एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर एसेंशियल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सेविंग जो है उसका एक मेन कंपोनेंट है। सेविंग को हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ। कैपिटल आउटपुट रेशियो जो एक अमाउंट हो सकता है कैपिटल नीड ताकि प्रोड्यूस किया जा सके अपनी कंट्री में 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जांपल, सपोज द इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट इज 32% ऑफ जीडीपी। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की तो 32% होता है एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कोरेस्पॉन्ड विद द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 80%। लेकिन एक मिनट, और हमारी कंट्री में जो लेवल है वो 8% तक ही रहता है इन्वेस्टमेंट का। हेयर और ₹32 इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ ₹8। दैट इज़ द प्रॉब्लम। जो हमारा 32 इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उससे सिर्फ जो आउटपुट निकल कर आता है दैट इज़ 8%, और वो हमारे इक्विवेलेंट है जीडीपी के। कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है अगर आप 32 से डिवाइड कर दोगे 8, कितना हमारा आउटपुट रहा है और कितना नहीं, कितना आउटपुट नीचे आएगा। अगर हायर वैल्यू होगी तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी, तो हमें नीचे हायर वैल्यू चाहिए। इट इज़ वेरी प्रोबेबल कि अगर आप स्टोर करना चाहते हो नीचे हायर वैल्यू, तो ओवरऑल छोटी जितनी वैल्यू होगी उतना ज़्यादा एफिशिएंट हमारा पूरा सिस्टम होगा, उतनी ही कम हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो का हम कह सकते हैं। इन अदर वर्ड, इट प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब क्या कि अगर हम 1 यूनिट देते हैं इनपुट के लिए, तो नहीं 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 4 यूनिट हमें लगाने पड़ते हैं। तो डेट इज़ द केस है। डेट इज़ वाई वी आर नॉट मेटलाइज द होल कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी सेविंग टू द इकोनॉमिकली इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द गांधी जी के बारे में पूछा गया है। तो गांधी जी ने यंग इंडिया एंड इंडियन ओपिनियन को लिखा था, तो न्यू इंडिया उनका कोई वर्क नहीं था, ये था एनी बेसेंट का। बात करते हैं 1903 में साउथ अफ्रीका में थे गांधी जी एंड उन्होंने वीकली न्यूज़पेपर जो है लिखना या फिर एडिट करना स्टार्ट किया था। दैट इज़ द इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन जो न्यूज़पेपर है वो साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया गया था। एंड इफ़ यू वांटेड टू सी द साउथ अफ्रीका इन द मैप आई कैन शो। ओके, लेट डिस्कस द इंडिया। इंडिया हेयर है, तो साउथ अफ्रीका बिल्कुल ही टिप पे है एंड यहीं पे गुड होप जो बोला जाता है ना, केप ऑफ गुड होप एंड केप ऑफ अगोलेस, दैट लाइज हेयर एंड ओके दैट इज़ द साउथ अफ्रीका। कैपिटल इज प्रिटोरिया। प्रिटोरिया से पहले एक बात और है, यहाँ पे 2 इन बिटवीन कंट्रीज़ हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इन बिटवीन कंट्री की बात करें तो एक है लेसोथो। लेसोथो इज़ इन साउथ, हेयर इज़ लेसोथो। एंड इससे अबाउ जो एक छोटी सी कंट्री है डेट बॉर्डर करती है, अभी स्वातनी उसका नाम है एंड मेबानी इसकी कैपिटल है। एंड इससे ऊपर अगर लिंकिंग की बात करें अदर कोई जो कंट्री इन पे यहाँ पे इसका टच करती है तो डेट इज़ द मोजाम्बिक। हेयर इज़ जिम्बाब्वे, देयर लाइज बोस्टवाना एंड हेयर लाइज नामीबिया। तो याद रखिएगा बोस्टवाना अभी न्यूज़ में भी था क्योंकि यहाँ का एक डेजर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा एलिफेंट जो हैं मरे हुए पाए गए। एंड इसके साथ ये है अंगोला। नामीबिया से हमने एक चीता भी इंपोर्ट कराया था इन नाकुनू, आई थिंक मध्य प्रदेश के एक नेशनल पार्क में। एंड हेयर लाइज द मोजाम्बिक चैनल यहाँ पे सुना होगा आपने। एंड हेयर लाइज द मडागास्कर के बीच में। तो यहाँ पे ये 5 कंट्री भी देख लीजिए जल्दी जल्दी। दैट इज़ कोमोरोस, मायोटी दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द फ्रांस एंड हेयर लाइज सीचल से ऊपर एक अजप्शन आइलैंड भी है एंड इसकी कैपिटल विक्टोरिया। प्लीज़ डू रिमेंबर द कैपिटल ऑल्सो। सीचल्स विक्टोरिया, द कोमोरोस इज़ मोरनी कह सकते हैं। एंड फ्रांस की मायोटे की जो कैपिटल है ममांडू यू है। एंड हेयर लाइज द रीयूनियन अगैन डिपेंडेंट ऑन फ्रांस है। फ्रांस की ही ज़्यादा मोस्टली कैपिटल यहाँ पे पाई जाती हैं। एंड कैपिटल इज सेंट डेनिस। नेक्स्ट इज द मोरेशियस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। सो रिमेंबर द फैक्ट। ओके, साउथ अफ्रीका की हमने कैपिटल बता दी। 2 कंट्रीज में थी, स्वाजीलैंड एंड सेकेंड कंट्री इज ईस्वातनी। From India, Gandhi continued supporting Indian opinion all his life by providing regular editorial material there and moral support and financial support as well. In 1919, गांधी जी ने स्टार्ट की थी 2 वीकलीज इन इंडिया ऑल्सो। नंबर फर्स्ट इज़ यंग इंडिया नवजीवन। तो यंग इंडिया यहाँ पे दे भी रखा है नव इंडियन। एक मिनट यंग इंडिया नवजीवन, ये तो पहला ऑप्शन हमारा यंग इंडिया का ही था, मुझे कन्फ्यूजन हो गया। एंड गांधी एडेड अ 3rd वीकली दैट इज़ हरिजन, दैट इज़ डिवोटेड टू द अनटचेबल पीपल और द उनको उन्होंने कहा था विच मीन द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हरि के जन।
बात करते हैं 1950 यानी 62 में एंड 1970s में इन्होंने कलकत्ता के अंदर सेशन को भी हेड किया था, डेट लाइज देयर। एंड उन्होंने जो 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, डेट इज़ न्यू दिल्ली, न्यू इंडिया, डेट इज़ सेकंड ऑप्शन है, डेट इज़ रॉन्ग। देन इज द कॉमनवेल या कॉमनवेल्थ भी इसको कहा जाता है कई बार। एंड इन्होंने जो है पब्लिक मीटिंग वगैरह कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराए थे एंड डिमांड की थी कि इंडिया को जो है सेल्फ गवर्नमेंट का रूल मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द रामानुजन के बारे में पहले स्टेटमेंट में ये बोला गया था कि जो उन्होंने प्रीच किया था मैसेज सल्वेशन कि वो ग्रेस ऑफ गॉड इंपॉर्टेंट है rather than नॉलेज अबाउट द गॉड। नंबर सेकंड, ही ट्राई टू भक्ति को उन्होंने जो ट्रेडिशन है उसके साथ लिंक करने की कोशिश की थी। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बात करते हैं सर रामानुजन की, वो 11वीं सेंचुरी में रहे हैं, वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसोफर सेंट ऑफ श्री वैष्णविज्म एंड वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक करेक्टर कह सकते हैं हिंदुइज्म को रिवाइव करने में, क्योंकि 7th और 6th सेंचुरी के बाद बुद्धिज़्म, जैनिज्म, अजवीका एंड मैनी अदर फिलोसफीज ऑफ हिंदूज इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन आवर सब कॉन्टिनेंट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइव आवर हिंदुइज्म फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द रिचुअल दैट आर टेकिंग और द डन बाय द प्रिस्ट और शामन्स, जो भी आप बोलना चाहते हैं, जो भी पंडित और ब्राह्मण जो भी किए जाते थे, तो उनकी दुख की वजह से जो हम वहाँ की पॉपुलेशन जो त्राहिमाम हो चुकी थी, तो उन्होंने एक बीच का फैसला निकाला कि नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके डिवोशन होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, एक गलीबलनेस होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, चीट फाड़ करके देखते हैं, देयर इज मच मोर, वहाँ पे यूनिवर्स बहुत कम काम करते हैं। आप हर चीज़ लॉजिक से नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट द कंपेरिजन, इट्स नॉट अबाउट द स्पेस एंड टाइम। यू कुड नॉट बी कैलकुलेट द होल स्पेस एंड टाइम एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ अ स्पेस। कभी कभी जो टाइम स्पेसिफिकली टाइम, बिकॉज टाइम में अगर आप जनरल रिलेटिविटी थ्योरी देखेंगे आइंस्टाइन की, तो उन्होंने साफ साफ कहा है टाइम इज़ नथिंग बट कीप्स चेंजिंग एज वेल। बल्कि हम ये मान के चलते हैं कि टाइम कांस्टेंट होता है। इस रिलेटिव टर्म में आप कह सकते हैं इट नॉट कांस्टेंट बट येस इन एब्सोल्यूट टर्म वी आर डिफाइनिंग द टाइम एज इन एब्सोल्यूट टर्म। ओके, ही फर्दर आर्ग्यूड एट द बोथ पाथ ऑफ भक्ति जो है इंपॉर्टेंट है, ओपन टू ऑल है, रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट है, कोई भी इसमें इनरोल कर सकता है, कोई भी डिसाइपल बन सकते हैं, हर एक कास्ट का बंदा, हर एक कम्युनिटी से रिप्रेजेंट करने, कोई भी जियोग्राफी, टोपोग्राफी एंड वट एवर द कंडीशन वुड बी, देयर इज नो मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल थिंग दैट आर मेड बाय द सोसाइटी ने जो सैंक्शन किया है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट गोइंग थ्रू द knowledge path, that is not so important for, and by this factor or by this description we can say that the Shudras and Chandalas that are shown in the at the time of Harshvardhanam, so they can be part in the whole sermon or the assembly of reading and fetching the goodness in the Vedic literature. It means that they are accessible and they should be. एंड नयनार एंड अलवार जो हम साउथ की बात करते हैं, हु डिस्ट्रस्टेड बुक लर्निंग, रामानुजन ट्राइड टू लिंक भक्ति विद द ट्रेडिशन टू द वेदास एंड सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। रामानुजन जो कह सकते हैं ब्रिज थे पॉपुलर मूवमेंट जो बेस्ड थी भक्ति पे एंड अपर कास्ट मूवमेंट बेस्ड ऑन द वेदास। इट इज मीन दैट इज द अपर लिंक्ड बिटवीन द बोथ ऑफ द पीपल, इट मीन दैट दे बोथ सेटिस्फाई द बोथ डिमांड ऑफ द अपर कास्ट एंड द लोअर कास्ट। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि वेस्ट एशिया में जो कंट्रीज दे रखी है नॉर्थ टू साउथ, उनकी कैपिटल लगाना है। देखो मैंने कल भी आप बताया था कि जो सार्की की कंट्री है वहाँ पे लिंकी का, और अरेबिया की जो कंट्री है, अरेबिया पेनिनसुला की जो कंट्री है, उसमें लिंकी का काम करता है ईरान के बिल्कुल ही ऊपर कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में इराक लाई करता है, उसके फिर सीरिया, लेबनान एंड इज़राइल है, उसके बाद उसके नीचे अरब पेनिनसुला है। अरब पेनिनसुला में सबसे पहली बात तो सबसे बड़ा कंट्री अरब है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, कतर है, यूएई है, ओमान है, यमन है, यमन यहाँ पे, ओमान यहाँ पे है। सो एंड हेयर लाइज द यहाँ पे इनकी कंट्री नहीं थी। तो इराक की कैपिटल है बगदाद, कुवैत सिटी की कैपिटल है कुवैत है इराक के नीचे, एंड रियाद है उनकी कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, एंड सना है यमन की, यमन है बिल्कुल आपके वेस्ट में। सो मेरे हिसाब से तो 4 सबसे पहले आना चाहिए, सेकंड है बगदाद, नहीं फर्स्ट, 4th एंड 2 एंड 3 लास्ट में होना चाहिए। अच्छा 4th लास्ट में सना, यमन की कैपिटल सना सबसे अच्छा 1 2 अच्छा अपोजिट कर दिया इन्होंने। सना बिल्कुल एक मिनट वेस्ट में है। ओ गॉड, दैट इज प्रोसीड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, दैट इज द लिंकिंग में इस थिंग मुझे लगा कि ये साउथ है। सबसे नीचे है साउथ में यमन है, यमन की कैपिटल सना है, तो 1 पहले आ जाएगा। नंबर 3 कुवैत सिटी है, कुवैत जो है सऊदी अरेबिया की बिल्कुल इस साइड है, तो उससे 3rd आएगा कुवैत सिटी। नंबर 2 है, सेकंड पे है रियाद, एंड देन है बगदाद, बगदाद बिल्कुल ये नॉर्थ में है, तो ये नॉर्थ है बिल्कुल 4th नॉर्थ में है। देन है आपका रियाद एंड देन कुवैत सिटी एंड देन है सना। मेरे हिसाब से गलत लग रहा है मुझे। बगदाद इज़ द कैपिटल ऑफ इराक, साउथ कुवैत सिटी है, देन कम रियाद द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, फॉलोड बाय सनाज कैपिटल जो यमन की कैपिटल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले रहे, कंसिडर करना था आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए कौन सी सिचुएशन सही हो सकती है, तो दोनों की दोनों हो सकती है। दे आर फॉर्म्ड अलोंग द पोलर फ्रंट, यस दे कैन ऑल्सो। और ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करिए और ये बोथ लैंड एंड सी में दोनों में हो सकता है। तो शायद मैंने आपको पहले बताया होगी ये साइक्लोनिक कंडीशन नहीं, यहाँ पे एंटी साइक्लोन या फिर एक्स्ट्रा साइक्लोन जिसको आप बोलते हैं, डेट द मीनिंग ऑफ द फ्रंट एंड फ्रंट फॉर्मेशन। एंड फ्रंट फॉर्मेशन बनता कैसे है, ये हमारा पूरा का पूरा अर्थ है उसको हमने अलग अलग लेटीट्यूड में डिवाइड किया हुआ है। तो 0 से लेके 30 एंड 30 से लेके 60 एंड 60 से लेके 90 जो कोल्ड वेव फ्रंट बनता है 60 to 90 बनता है बेसिकली, एंड 60 से लेके 30 तक हमारा हॉट वेव फ्रंट बनता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंटी साइक्लोनिक कंडीशन वहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं। एंड दैट इज़ द कोज फॉर द रेन देयर एंड द गुड और द मीडियम टर्म टेम्परेचर देयर। द सिस्टम डेवलपिंग इन द मिड एंड हाई लैटिट्यूड रीजन में डेवलप होते हैं बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स आर कॉल्ड द मिड लैटिट्यूड और द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। मैं हमेशा आपको ये फिगर दिखाती हूँ तो इसकी यहाँ पे सिग्निफिकेंस है। द पैसेज ऑफ अ फ्रंट कॉज अब्रप्ट चेंजेस इन द वेदर कंडीशन ओवर द सीज इन द मिडल एंड हाई लैटिट्यूड। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन अलोंग द पोलर फ्रंट बनते हैं, तो फर्स्ट ऑल्सो करेक्ट है। ये दोनों के दोनों यहाँ पे स्टार्ट हो सकते हैं और ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते। यस डिस्ट्रक्टिव होते हैं बट उनको पता लगाना इंपॉर्टेंट, मतलब ईजी होता है कि ट्रॉपिक एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन रही है और इसकी जो स्पीड होती है वो कम ही होती है एज़ कम्पेयर टू द साइक्लोनिक कंडीशन डेट अकर इन द ट्रॉपिकल रीजन। The extratropical region often affect a much larger areas compared to the tropical cyclone. The wind velocity in the tropical cyclone जो है हायर है लेकिन it is more destructive also, right? इसकी स्पीड कम होती है लेकिन डिस्ट्रक्टिवनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके यहाँ पे आज हमारा डे है, आज मंगलवार है, साउथ अमेरिका कंट्री को हमें देखना है। तो यहाँ पे 3 चीज़ याद रखना, एक तो विंड ड्रिफ्ट, देन है पेरू की जो करंट है डेट लाइज इन द पेरुआई कंट्री, एंड देन है आपकी बेंगुला करंट डेट लाइज इन द वेस्टर्न अफ्रीका रीजन, राइट। एंड उससे ऊपर आप कैनरी करंट, कैलिफोर्निया करंट जो मैं हमेशा बताती हूँ, ग्रीन करंट, लेब्राडोर करंट, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ओशो करंट एंड वेस्टर्न अफ्रीका ऑस्ट्रेलियन करंट, यू हैव टू नो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द वेरियस विंड्स दैट आर ब्लो लोकली, सो यू हैव टू नो चिनुक, नर्दर and north blizzard and norte lies in the North America, South America that we have to study today is the Pamparo and Berg and Habub, खमतीन, खाम, शीन एंड सिरक्को। याद रखना सिरक्को यहाँ पे है। हेलम, मिस्टल, बोरा, लिटिल एंड फोन एंड एटसन डेट लाइज इन द यूरोपियन एंड द वेस्ट यूरोपियन पार्ट। देन कुरा बुरान एंड बुरान इज इन द एशिया एंड हेयर लाइज द बैकफिल्डर एंड सदरली इज लाइज इन द ऑस्ट्रेलियन रीजन। नेक्स्ट इज अबाउट द जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स आउटसाइड इंडिया और द इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे हाईएस्ट एक कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हवाई में मिकलने एलिमेंट ऑफ द होल नॉर्थ अमेरिका डेट इज द हाईएस्ट माउंटेन। अगर बात करें साउथ में जो हमें आज पढ़ना भी है, और ये जो है माउंट एवरेस्ट के बाद सेकंड हाईएस्ट पीक भी है ये, और ये हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका की डेट नोन एज द अकानगुआ। नंबर 3 इज द माउंट ब्लैंक इन वेस्टर्न यूरोप एंड माउंट एल्ब्रस ऑल्सो, माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो एंड देन है कुशी जो कि इन ऑस्ट्रेलिया एंड विंसन इज इन अंटार्कटिका रीजन। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके डेट द इम्पोर्टेंट डेजर्ट डेट लाइज, बात करते हैं एशिया की कोल्ड डेजर्ट है गोबी, टकलामकन एंड काराकुम एंड किर्गिकुन डेट लाइज इन किर्गिस्तान रीजन। बात करते हैं दूसरे जो और कोल्ड डेजर्ट है नॉर्थ अमेरिका में, ग्रेट बेसिन एंड कोलोराडो प्लेट्यू डेट ऑल्सो विद द कोल्ड माउंटेन कोल्ड desert there, then Atacama, Patagonia, both are the cold desert. Then Namib, Kalahari also with the cold desert there. बात करते हैं hot desert की, तो सोनोरम, मोजावे, चिन युआन डेट लाइज इन सोनरन है ये, डेट इज नॉर्थ अमेरिका। देन साउथ अमेरिका में बहुत कम एक यू कैन से डेट की हॉट डेजर्ट या सैंडी डेजर्ट पाए जाते हैं। एंड देन है इन सेंट्रल अफ्रीका सहारा, अरेबियन, थार लाइज इन नामिब भी है, नामिब भी याद रखना है। न्यूबियन भी अफ्रीका में लाई करते हैं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की स्टुअर्ट, स्टोनी सिम्पसन एंड टनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया लाइज इन द विक्टोरियल रीजन। Okay, that is the main and the most important thing, that the 5 lakes of North America that borders between the North America or the USA to the Canada। तो ये एक बॉर्डर का काम करती है, एंड जो बॉर्डर का काम नहीं करती इन 5 में से एक लेक है, वो लेक आयरी है, एरिया जो भी बोले। देन है लेक सुपीरियर, लेक मिचिगम, लेक हर्टन, लेक ओंटारियो एंड लेक एरी।
ओके नेक्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो कहाँ कहाँ पे बेसिकली साइक्लोन आते हैं। बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, तो जून से अक्टूबर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अगस्त से अक्टूबर रहता है आपके अटलांटिक ओशन में। जनवरी से मार्च में रहता है इन द इंडियन ओशन। जून नवंबर इन द अरेबियन बे पेनिनसुला। जून से नवंबर अपने एरिया का पता होना चाहिए। जून से दिसंबर इन द साउथ चाइना सी और द जापान एंड चाइना रीजन। एंड इन जैन एंड मार्च इन द ऑस्ट्रेलिया रीजन। ओके व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेट साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो टेम्परेट साइक्लोन की बात करें तो 30 से लेकर 40 डिग्री में ज़्यादा एक्टिव है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की 8 से 20 डिग्री सेल्सियस डायनामिकली इंड्यूस है ये, थर्मलिकली इंड्यूस यहाँ पे साइक्लोन है। ड्यू टू फ्रंटल इंट्रैक्शन की वजह से वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है या फिर उनकी स्पीड में चेंज आता है। लेकिन यहाँ पे अगर जितना भी ज़्यादा सरफेस से टेंशन बढ़ता है, सरफेस से टेम्परेचर बढ़ता है, तो उतने ज़्यादा ही चांसेस है कि यहाँ पे साइक्लोन डेवलप हो। फॉर्म्ड ओवर लार्ज एरिया, लेकिन ये स्मॉल एरिया में भी डेवलप हो सकता है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होता है। लेकिन इनकी स्पीड भी बात करते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की वेस्ट टू ईस्ट है, लेकिन इनकी वेस्ट टू वेस्ट है। ईस्टर्लीज से इन्फ्लुएंस होकर वेस्टर्लीज को ट्रेड विंड के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेजुअल मूवमेंट होती है, प्रेडिक्टेबल है, लेकिन इसकी बहुत स्पीड में मूवमेंट होती है, तो इसको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और स्पीड की बात करें, विंड स्पीड बहुत कम होती है, 40 से 50 किलोमीटर पर हार। बट इन द ट्रॉपिकल साइक्लोन इट स्पीड लाइज मच मोर देन द 120 किलोमीटर पर हार। नहीं इन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन प्रेशर ग्रेडियंट 980 रहता है एंड प्रेशर ग्रेडियंट हियर इज 880 MB। देन पावरफुल ऑन लैंड है, लेकिन वीकन हो जाता है लैंड पे। डेट इज लाइज इन द ट्रॉपिकल साइक्लोन अफेक्टेड मेन लैंड, बट यहाँ पे कोस्टल एरिया ज़्यादा अफेक्ट होता है। मोर टाइम टू डिसिपेट, एंड ये क्विकली डिसिपेट हो जाते हैं। जब भी कट हो जा कर लेता है अपने आप को लैंड से, तो इसकी डिसिपेशन स्टार्ट हो जाती है। ओके कुछ यहाँ पे विंड्स दे रखी है, आज ही मैंने न्यू ऐड की है, बट यू हैव टू नो कंट्री एंड कुछ विंड दे रखे हैं। ग्रीस में ग्रेबल चलती है, इटली में ट्रमोंटा, एड्रियाटिक में बोरा सी में। देन हम माउंटेन एल्प्स से फ़ोन है जो हमारा अमेरिका नहीं यूरोप में पाया जाता है। यस एल्प्स, यस। रोकीज जो चिन्नुक में है, एंड एंडीज जोंडा, एंडी से याद रखना जोंडा। एंड इज़ वेयर इट लाइज इन द साउथ अमेरिका, तो आप वहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। कोल्ड विंड लैंड की बात करें तो जब हाई प्रेशर कंडीशन बढ़ जाता है विंटर के अंदर, तो कोल्ड विंड होती है, डाइवर्जेंस होता है यहाँ पे कोल्ड एयर का। इट मीन दैट दे आर द वेरी कूल एरिया देयर। एंड साइबेरियन रीजन में बुरान एंड द कोराबुरान मैंने बताया था, गोबी डेजर्ट, मंगोलिया डेजर्ट में वो लाइक करते थे। कन्नाडा ब्लिजार्ड भी वहाँ पे कोल्ड विंड है। बात करते हैं वार्म विंड डेजर्ट की, तो सहारा डेजर्ट में सिरक्को चलती है। इजिप्ट में खामसिन, लीबिया, गिबली एंड गल्फ ऑफ गुइना, हरमट्टन को डॉक्टर विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं समर विंड्स की, हमारी ही कंट्री में लोकल विंड इसको लू कहा जाता है, लेकिन एज पर द रीजनल वेरिएशन देयर नेम में भी चेंज। फॉर एग्जांपल इन बिहार, वेस्ट बंगाल, असम नेम वुड बी काल बैशाखी। देन इन कर्नाटका रीजन ब्लूजम शोवर, एंड इन कर्नाटका रीजन और द केरला रीजन मैंग्रोव शोवर के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है, लू भी कहा जा सकता है इनको। ओके बात करते हैं बोस्फोरस स्टेट की, इंपॉर्टेंट है। एंड ये किस किस को जोड़ते हैं, पहली बात तो मेडिटेरियन सी को टू द ब्लैक सी को, सी ऑफ मरमरा को जो जोड़ने वाला है बोस्फोरस। तो बी से याद रखना, पहले आता है तो बोस्फोरस, डेट ज्वाइन ब्लैक सी टू द सी ऑफ मरमरा थ्रू द बोस्फोरस स्ट्रेट। स्टेट क्या होता है, एक छोटा नैरो बॉडी होता है जहाँ से आप पास कर सकते हैं। तो एंड यहाँ पे डेंडलीज है, सी ऑफ मरमरा टू द एगियन सी। दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द पीसीएस एग्जामिनेशन। एनीवे पेरिस किस लीवर पे लोकेटेड है, तो नेक्स्ट टाइम इफ आई डिस्कसिंग द सेम स्लाइड देन आई वुड गो फॉर द मैप इटसेल्फ, बट टुडे आई कुड नॉट। देन पेरिस की बात करें तो सैनी है, सीनी रिवर है। फ्रैंकफर्ट राइने है, राइने रिवर। देन वेनिस है, पो रिवर। देन वियना, बुदापेस्ट, बेलग्रेड, डुनाबे। कीव है, डनिएस्टर एंड बर्लिन है एल्बे रीजन पे। लोकेशन की बात करें नियर एल्प से कौन कौन है, रिवर रोन, डुनाबे, पो। डी से जितने भी स्टार्ट होते हैं एल्प से ही निकलते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन वहीं पे पाए जाते हैं। माउंटेन की बात करें तो पायरेनीज एंड अपेनीज लाइज देयर। आइलैंड ऑफ मेडिटेरियन सी, बेल्लारिक, सर्डानिया, क्रोसिका, सिलिसा, माल्टा, सिप्रस लाइज देयर। स्टेट ऑफ द बेनिफिशियो, मेसीना एंड मरमरा एंड सी ऑफ टायरेनी, एडियाटिक, एनोई एंड एगियन सी लाइज देयर। ओके अगेन सिंपल आ गई है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं, डेट इज द जापान, ये भी पता होना चाहिए। होकाइडो सबसे उनका नॉर्थ आइलैंड है, बिल्कुल लास्ट में है। कोइशू से भी एक आगे एक छोटा सा आइलैंड है, उसका भी मेन है ryukyu लास्ट है, बट आप याद कैसे रखेंगे, डेट इज इंपॉर्टेंट। होकाइडो से एच से होन्शु, होकाइडो, होन्शु, शिकायो एंड क्यूशू नाम ही कुछ इनके ऐसे ही है, सो यू हैव टू मेमोराइज इट। ओके डेट इज द साउथ अमेरिका ऑफ टुडेज टॉपिक इंपॉर्टेंटली। ओके फिर तो कंट्री देख ले रहे हैं, वैसे इसमें पे ज़्यादा अच्छी तरीके से फीचर नहीं दे रखे, अगर मुझे कोई और मिला, बट यू शुड सी देयर नेक्स्ट टाइम आई विल क्लैरिफाइड है द होल थिंग। कितनी कंट्री है, तो एक ब्राज़ील है,
उरुग्वे है, पैराग्वे एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। अर्जेंटीना नीचे है पूरा का पूरा। चिले लाइज हेयर। पेरू करंट भी हमने देखी थी जो कोल्ड वेव करंट है। एंड इक्वाडोर की कैपिटल जो क्वीटो लाई करती है। कोलंबिया बोगाटो, वेनेजुला कारकस। एंड जॉर्ज टाउन ग्वीना, ओके ग्वीना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन। सूरीनाम का पाराम्बियो। एंड फ्रेंच गुइना की केनी रीजन है जो एक फ्रेंच डिपेंडेंट कंट्री है। एंड ब्राज़ील की आप जानते हैं ब्राज़ीलिया है, बहुत सारे यहाँ पे हाईलैंड है। आई विल शो इन द नेक्स्ट ट्यूसडे। थैंक यू।